हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के साथ अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं, इंपॉर्टेंट दिवस देखेंगे और उनका थीम देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसको भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि देखिए, कल 20 अगस्त को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 3 नए बिल को पेश किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको लेकर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए देखिए, जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे ये होगा कि अगर आप चीज़ों को लिखेंगे या फिर बार बार बोलते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न ये दिवस को लेकर है। तो 21 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो आतंकवाद से प्रभावित लोगों की याद और सम्मान के लिए है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि 21 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो आतंकवाद से प्रभावित लोगों की याद और सम्मान के लिए है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। तो देखिए, कोई भी प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन या बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, कठिन और आसान उसकी ऑप्शन उसे तय करते हैं। तो जैसा कि इस प्रश्न को आप देख सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन पढ़ के आपको लगेगा कि इसका बी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए इसमें यह पूछा गया है कि 21 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो आतंकवाद से प्रभावित लोगों की याद और सम्मान के लिए है। इसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि जो आतंकवाद से प्रभावित लोगों की याद और सम्मान के लिए मनाया जाता है, यानी 21 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, आप पहला ऑप्शन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, तो ये पक्का नहीं होगा। अब सी ऑप्शन देखिए, विश्व युवा दिवस, ये भी नहीं हो सकता है। और डी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, आपको प्रश्नों के जो ऑप्शन रहते हैं ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। आतंकवादी पीड़ितों को श्रद्धांजलि एवं स्मरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो कि आतंकवादी पीड़ितों को श्रद्धांजलि एवं स्मरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। इसके जो ऑप्शन है इसे कठिन और आसान बनाते हैं। कोई भी प्रश्न ऐसे ही होता है, ठीक है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। तो आपको ये याद रखना है। ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न, ठीक है। तो आपको प्रश्नों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस विशेष दिवस के रूप में पहचाना जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस विशेष दिवस के रूप में पहचाना जाता है। तो पहला है वरिष्ठ कवि दिवस, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा दिवस और सी ऑप्शन है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो जैसे अगर इस प्रश्न को आप देख रहे हैं तो इसमें आप प्रश्नों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि वरिष्ठ कवि दिवस तो नहीं होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस भी नहीं होगा और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों की यहाँ पर बात हो रही है, तो हो सकता है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हो। तो ऐसे ही आप प्रश्नों को जब भी आपसे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछें तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो यह विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के योगदान और उनकी समस्याओं को जागरूकता फैलाने के लिए इस उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। यानी 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली लोकसभा में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा इंपॉर्टेंट बिल पेश किया है। अभी वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 125वां संविधान संशोधन विधेयक, या फिर बी, यहाँ पर बी ऑप्शन देख सकते हैं 128वां संविधान संशोधन विधेयक, या फिर
सी ऑप्शन है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, या फिर डी ऑप्शन है 132वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल जो है वो पेश किया गया है हमारे लोकसभा में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में और एग्ज़ाम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को मैंने उस वीडियो में भी बताया है। ठीक है, तो ये विधेयक देखिए उन परिस्थितियों पर केंद्रित है जब प्रधानमंत्री यानी डायरेक्ट ये जो बिल है पीएम सीएम और मंत्री को लेकर ये बिल जो है पेश किया गया है, जिसमें अगर कोई प्रधानमंत्री यानी कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार रहते हैं तो उनका जो पद है स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसमें देखिए कंडीशन ये है कि उन्होंने अगर कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा 5 साल है या 5 साल से अधिक है तभी ये लागू होगा। अगर उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया है या फिर अपराध किया है जिसकी सज़ा 3 साल है तो फिर उन्हें 60 दिन या फिर 3 महीने भी जेल में रखा जाए तो उनका जो पद है वो स्वतः समाप्त नहीं होगा जब तक वो खुद से इस्तीफा न दें। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही मैंने उस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया। इससे जुड़ी कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसकी भी चर्चा मैंने उस वीडियो में की है, तो आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही है, यानी 130वां संविधान संशोधन विधेयक, यानी हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किया है जो कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दलों का जो उम्मीदवार है उसे किसे नामित किया गया है। इसमें आपको ये बताना है, आप सबने रिसेंटली देखा भी होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सीपी राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है जगदीप धनखड़। तो आप सभी को पता है जगदीप धनखड़ तो नहीं होंगे, इन्होंने ही इस्तीफा दिया है, तो बी ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ठीक है, ऐसे ही आपको देखिए प्रश्नों को एलिमिनेट करना है। और सी ऑप्शन है न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी, और यहाँ पर डी ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आप सभी को पता है कि कांग्रेस के अभी फिलहाल अध्यक्ष हैं, तो ये भी ऑप्शन जो है इसकी होने की संभावना लगभग 9 के बराबर है। तो ऐसे हमारे सामने केवल 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सी ऑप्शन सही है, यानी न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को जो इंडिया गठबंधन है यानी जो विपक्षी दल है इनको उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर उम्मीदवार घोषित किया है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और ये 19 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जो कि पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, इनको 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया गया है। ठीक है, तो आपको देखिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार घोषित किया है। इसकी भी चर्चा काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये देखिए ये न्यायमूर्ति बी सुदर्शन जो रेड्डी हैं इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दल के ये उम्मीदवार हैं जिन्हें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था। देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इन प्रश्नों में ऐसा होता है कि अगर आपको इसका बिल्कुल सही आंसर पता है तो आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह पूछा गया है कि रिसेंटली 15 अगस्त 2025 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। तो ये भाषण कितने समय का था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1 घंटा 20 मिनट का था, या फिर बी ऑप्शन है 1 घंटा 30 मिनट का था, या फिर सी ऑप्शन है 1 घंटा 43 मिनट का था, या फिर डी ऑप्शन है 1 घंटा 50 मिनट का था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे लंबा पूछा जा रहा है, सबसे लंबा अब तक का भाषण कितने समय का था। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि सी या फिर डी हो सकता है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 1 घंटा 43 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। अब आपको ये बताना है कि 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया, तो कौन सा यानी कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिससे IRBM अग्नि 5 की मारक क्षमता कहा जाता है कितनी है। इसमें यह पूछा गया है कि अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है। यहाँ पर मारक क्षमता पूछा जा रहा है कि कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 1500 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, या फिर सी ऑप्शन है 5000 किलोमीटर प्लस, या फिर डी ऑप्शन है 7500 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 5000 प्लस किलोमीटर ये जो है इसकी मारक क्षमता है। तो 20 अगस्त 2025 को भारत ने एकीकृत परीक्षण में रेंज चांदीपुर ओडिशा से अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है IRBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि 5 की जो इसकी जो मारक क्षमता है ये 7500 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री
बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। इसमें आपको ये बताना है, उस राज्य का नाम बताना है जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू किया है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। तो इस तरीके से देखिए, आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये किस राज्य का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। और साथ ही साथ देखिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखना है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, देखिए सरकारी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया की T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा। इसमें आपको ये बताना है कि 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में एशिया कप T20 होगा, और इसका जो नेतृत्व है भारत में कौन कर रहा है। तो यहाँ पर 4 प्लेयर के नाम दिए गए हैं। पहला है रोहित शर्मा, बी ऑप्शन है विराट कोहली, सी ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव और डी ऑप्शन है हार्दिक पांड्या। तो देखिए, इसका सी ऑप्शन सही है, यानी जो सूर्य कुमार यादव जी हैं, इनके द्वारा T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, खेल जगत से भी ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका सैनिक अभ्यास का नाम क्या है। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली अगस्त में कोलंबो में आयोजित भारत और श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास हुआ है, तो इसका नाम क्या है। तो पहला है मिलान 25, बी है स्लाइनेक्स 25, या फिर सी ऑप्शन है वरुण 25, या फिर डी ऑप्शन है इंद्र 25। तो स्लाइनेक्स 25 इसका नाम है, तो आपको नाम याद रखना है। और कभी कभी देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली स्लाइनेक्स अभ्यास किसके मध्य हुआ है, यानी किन देशों के मध्य हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, जो कि कोलंबो में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। इसमें आपको ये बताना है कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने यहाँ पर मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन है PV सिंधु, बी ऑप्शन है मालविका वंशोड़, और सी ऑप्शन है देविका शिहाग, या फिर डी ऑप्शन है ईशा रानी बरुआ। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी देविका शिहाग, जो कि हाल ही में भारतीय शटलर हैं। और देविका शिहाग ने, जो कि 20 वर्ष की है, इन्होंने इपो में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में एकल महिला का खिताब जीता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो कुल मिलाकर देखिए, आज हमने 10 प्रश्न देखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भी यहाँ पर प्रश्न दिया गया है बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वही प्रश्न आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें सुझाव के तौर पे बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।